क्या आपकी जीवन भर की गाढ़ी कमाई अब आपकी अपनी ही पहुंच से दूर होने जा रही है? क्या वरिष्ठ नागरिकों के जायज हक की जमा पूंजी अब सरकारी तिजोरियों में बंद होकर रह जाएगी? जय हिंद साथियों। आज की यह सुबह एक ऐसी बेहद अहम और ऐतिहासिक जानकारी लेकर आई है जो पूरे देश के प्रशासनिक ढांचे और केंद्रीय व्यवस्था को गहराई से झकझोर कर रख देगी। भारत सरकार के सबसे प्रमुख मंत्रालयों जैसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संसद के गलियारों और सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साथ दिल्ली स्थित केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त मुख्यालय से एक अत्यंत व्यापक और अप्रत्याशित रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट ने देश भर के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगियों, उनके आश्रित परिवारों और 7 करोड़ से अधिक पीएफ अंश धारकों के बीच जारी इस बड़े संघर्ष को एक बेहद आक्रामक, रणनीतिक और निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे इस विशेष महा बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं आपका अपना निष्पक्ष और बेबाक साथी नवीन चंद्र। आज की इस पूरी तरह से पड़ताल की गई और धरातलीय विश्लेषण से लैस ग्राउंड रिपोर्ट में हम ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ते डीए की फाइल पर चल रहे मंथन, भविष्य निधि संगठन के नए निकासी प्रावधानों और देश भर में सुलग रहे जन असंतोष का पूरा यथार्थ आपके समक्ष स्पष्ट करने जा रहे हैं। यदि आपका 1 रुपया भी भविष्य निधि खाते में संचित है तो अपने सभी जरूरी काम रोककर अगले कुछ मिनट इस वीडियो को बेहद ध्यान से समझिए। आज हम वह जमीनी सच्चाई सामने रखने जा रहे हैं जिसे प्रशासनिक तंत्र और मुख्य धारा की मीडिया खुलकर सामने लाने से कतराती रही है। यदि आज आपने इस पूरे विश्लेषण को अनदेखा कर दिया तो भविष्य में यह मलाल रह सकता है कि समय रहते अपनी गाढ़ी कमाई का सच क्यों नहीं जान पाए। डिजिटल मंचों पर वही पुरानी बातें सुनकर, प्रतिदिन थंबनेल बदलकर पेश किए जाने वाले भ्रामक दावों और काल्पनिक वीडियो से परेशान हो चुके देश के 78 लाख बुजुर्गों को आज इस मंच से 100% प्रामाणिक दस्तावेजों, संसद के आधिकारिक बयानों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर एकदम निष्पक्ष स्थिति दिखाई जाएगी। आगे बढ़ने से पहले राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित करने वाले सभी कर्मठ कर्मचारियों और हमारे आदरणीय बुजुर्ग पेंशन भोगियों से यह विनम्र अपील है कि यदि आप अपने अधिकारों के इस प्रयास में हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपकी यही एकजुटता सत्ता के शीर्ष गलियारों तक आपकी आवाज पहुंचाती है। आज के सबसे बड़े घटनाक्रम की शुरुआत उन कड़े नियमों से होती है जिन्हें लागू किए जाने के बाद देश के 7 करोड़ पीएफ अंशधारकों और 78 लाख पेंशन भोगियों के बीच भारी चिंता उत्पन्न हो गई है। केंद्र सरकार और श्रम मंत्रालय ने भविष्य निधि से धन निकासी और पेंशन निकासी के नियमों में कुछ ऐसे बड़े संशोधन किए हैं जिसके जरिए कर्मचारियों की अपनी ही बचत पर प्रशासनिक पाबंदियां लगाने की बात कही जा रही है। इस पूरी स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए हमें वर्ष 2016 के उस बहुचर्चित गारमेंट आंदोलन की याद ताजा करनी होगी। उस समय बजट में पीएफ निकासी पर टैक्स लगाने और नियोक्ता के हिस्से को 58 वर्ष की आयु तक लॉक करने का प्रस्ताव रखा गया था। उस दौर में भी मीडिया सरकार के तर्कों को सही बता रहा था, परंतु बेंगलुरु की साहसी महिला कपड़ा कामगारों ने बिना किसी राजनीतिक दल के सीधे सड़कों पर उतरकर ऐतिहासिक विरोध दर्ज कराया और क्षेत्रीय पीएफ दफ्तरों का घेराव किया। उस व्यापक आंदोलन के दबाव में आकर सरकार को मात्र 2 महीने के भीतर वह फैसला वापस लेना पड़ा था। आज के समय में यदि आपकी पीएफ निकासी टैक्स फ्री है तो उसका सीधा श्रेय उन निडर महिला कामगारों के संघर्ष को जाता है। हाल ही में श्रम मंत्रालय और एपीएफओ की उच्च स्तरीय बैठक में निकासी के नए नियमों को मंजूरी दी गई है। इन नए प्रावधानों के तहत भले ही आवास, बीमारी, शिक्षा और विवाह जैसी आंशिक निकासी की जटिल 13 श्रेणियों को समेटकर केवल 3 श्रेणियों में सरल किया गया हो और न्यूनतम सेवा अवधि घटाकर 12 महीने की गई हो, परंतु असली विवाद नौकरी छूटने के बाद लागू होने वाली शर्तों पर खड़ा हुआ है। अब यदि आपका रोजगार समाप्त हो जाता है
तो आप 2 महीने के भीतर अपनी 100% पीएफ राशि एक मुश्त नहीं निकाल सकते। पहले वर्ष में केवल 75% राशि ही प्राप्त होगी और शेष 25% हिस्सा अनिवार्य बैलेंस के रूप में आपके ही खाते में लॉक रहेगा। इसके अतिरिक्त पेंशन फंड की निकासी पर 36 महीने यानी पूरे 3 साल का अनिवार्य लॉक इन पीरियड लगा दिया गया है, जिसे पूर्व नियमों के तहत मात्र 2 महीने के भीतर निकाला जा सकता था। सरकारी एजेंसियों का यह तर्क है कि रोकी गई इस 25% राशि पर 8.25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता रहेगा, जिससे भविष्य में एक बड़ा रिटायरमेंट फंड बनेगा और बीमा सुरक्षा जारी रहेगी। परंतु यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि प्राइवेट सेक्टर में जहां सैकड़ों आवेदन करने के बाद भी नौकरियां आसानी से नहीं मिल पा रही हैं, वहां बेरोजगारी के संकट के समय कोई भी व्यक्ति अपनी ही बचत का उपयोग करने के लिए 1 साल या 3 साल तक का लंबा इंतजार कैसे कर सकता है? ईपीएस 95 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश के 49 लाख से अधिक वृद्ध पेंशन भोगियों को आज भी हर महीने 1,000 रुपए से 1,500 रुपए जैसी नाम मात्र पेंशन दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ मात्र 0.65% पेंशन धारक ही ऐसे हैं जिन्हें 6,000 रुपए से अधिक मासिक पेंशन मिल पाती है। जब साधारण कामगारों से यह कहा जाता है कि वे बचत नहीं करते और इसी कारण सामाजिक सुरक्षा के नाम पर उनका अपना ही पैसा रोका जा रहा है, तो यह तर्क पूरी तरह बेतुका लगता है। दूसरी ओर हमारे देश के पूर्व जनप्रतिनिधियों, सांसदों और विधायकों को पद पर रहने के कारण हर महीने लाखों रुपए की कई सरकारी पेंशनें बिना किसी रुकावट के दी जा रही हैं। जब वीआईपी लोगों को बहुस्तरीय पेंशन देने की बारी आती है, तो खजाना तुरंत खोल दिया जाता है। परंतु जब 30 से 40 साल तक कारखानों में अपना खून पसीना बहाने वाले 78 लाख बुजुर्गों को 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता देने की जायज मांग उठती है, तो सरकार और वित्त मंत्रालय बजट में धन की कमी का रोना रोने लगते हैं। इस दोहरे रवैये के खिलाफ देश के प्रत्येक हिस्से में असंतोष देखा जा रहा है। कई विपक्षी सांसदों ने भी इन नए बदलावों को कर्मचारियों की मेहनत की कमाई पर अनुचित नियंत्रण करार दिया है। सांसदों का आरोप है कि सरकार को इस बात का भली भांति अंदाजा है कि आने वाले समय में बेरोजगारी की चुनौतियां बढ़ सकती हैं और यदि लाखों लोग एक साथ अपना पूरा पीएफ निकालेंगे तो फंड की स्थिति और छंटनी के आंकड़े सामने आ जाएंगे। इसी स्थिति से बचने के लिए 25% पीएफ निकासी और 36 महीने के पेंशन लॉक इन का कड़ा नियम लगाया गया है। वित्तीय विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि भविष्य निधि में जमा पैसा कोई सरकारी खैरात नहीं, बल्कि कर्मचारियों के पसीने की अपनी कमाई है, जिसे वे आपातकालीन जरूरतों, बीमारी के इलाज और बच्चों के भविष्य के लिए सहेज कर रखते हैं। इसके साथ ही दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर हुए विशाल प्रदर्शन के बाद अब ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का यह गंभीर मुद्दा सीधे तौर पर देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी की पूरी केंद्रीय टीम, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव, वरिष्ठ पदाधिकारी, महिला विंग की अध्यक्षा और कोषाध्यक्ष शामिल हैं, ने अपनी रणनीतिक कूटनीति के तहत कई सांसदों के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात मजबूती से पहुंचाई है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने अपनी धर्मपत्नी के साथ सीधे देश के गृह मंत्री से विशेष मुलाकात करके 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनरों की दयनीय स्थिति, बढ़ती उम्र में अस्पतालों के चक्कर काटते बुजुर्गों की मेडिकल जरूरतों और वृद्ध पेंशनरों की लगातार हो रही मौतों की कड़वी सच्चाई को सामने रखा। इस मुलाकात के बाद गृह मंत्री ने इस मामले पर श्रम मंत्री से सीधे वार्ता करके न्याय संगत और उचित समाधान निकालने का भरोसा दिलाया। इसके अलावा शिवसेना के सांसदों अप्पा साहब, नरेश म्हस्के और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने भी जंतर मंतर पर जाकर पेंशनरों का समर्थन किया था। सांसद अप्पा साहब ने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके ईपीएस 95 पेंशनरों की वर्षों पुरानी मांगों और पूर्व में मिले आश्वासनों को पुनः उनके संज्ञान में लाया है।
इस उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा संकेत देते हुए स्पष्ट किया कि उन्होंने इस पूरे विषय की वित्तीय समीक्षा और समाधान की जिम्मेदारी वित्त मंत्री और श्रम मंत्री को सौंपी हुई है। अब ये दोनों मंत्रालय आपस में तालमेल बनाकर बहुत जल्द इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का यह बयान इस बात का संकेत है कि 7,500 रुपए प्लस डीए की फाइल पर विभागीय स्तर पर अंतिम दौर की चर्चा चल रही है। परंतु प्रशासनिक व्यवस्था की कड़वी हकीकत यह भी है कि जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, तब तक केवल मौखिक आश्वासनों पर अंतिम रूप से निर्भर नहीं रहा जा सकता। ईपीएफओ और बैंकों के बीच तालमेल की कमी के कारण आज भी 50% से अधिक ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन उनके बैंक खातों में समय पर नहीं पहुंच पा रही है। नए सेंट्रलाइज्ड आईटी सर्वर में बायोमेट्रिक डेटा, फिंगरप्रिंट घिसने, आंखों का स्कैन न मिलने या नाम की मामूली स्पेलिंग मिस्टेक के कारण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी रिजेक्ट करके बुजुर्गों की पेंशन रोकी जा रही है। 1,000 रुपए की मामूली पेंशन पर आश्रित बुजुर्गों को सर्वर डाउन होने की बात कहकर महीनों भटकाया जा रहा है। कमांडर अशोक रावत जी और राष्ट्रीय संघर्ष समिति की पूरी कार्यकारिणी ने सख्त चेतावनी जारी की है कि यदि बुजुर्गों की रुकी हुई पेंशन को तुरंत बहाल नहीं किया गया और 7,500 रुपए तथा महंगाई भत्ते का आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो देश के सभी 140 क्षेत्रीय कार्यालयों, कलेक्ट्रेटों और मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, कानपुर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, कोयंबटूर व कोलकाता जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में अनिश्चितकालीन तालाबंदी और काम रोको आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसी कड़ी में संगठन की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा शोभाताई आरस के नेतृत्व में जिला स्तर पर प्रशासन जगाओ अभियान भी शुरू किया जा रहा है। यदि आपकी भी पेंशन रुकी हुई है या बैंक खाते में डीबीटी ट्रांसफर में दिक्कत आ रही है, तो तुरंत अपनी बैंक शाखा जाकर आधार एनपीसीआई मैपिंग की पुष्टि करवाएं। आप डाकघर या नजदीकी सीएससी सेंटर के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन ऐप का उपयोग करके नया डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तुरंत जमा कर सकते हैं और ईपीएफओ के ग्रीवेंस पोर्टल पर अपनी आधिकारिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ईपीएफओ के पास पर्याप्त अनक्लेम्ड कॉर्पस और निवेश से प्राप्त सरप्लस फंड मौजूद है, इसलिए बजट की कमी की दलील न्याय संगत नहीं है। जब तक प्रत्येक बुजुर्ग पेंशन भोगी को उसका पूरा और न्याय संगत अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें, कमेंट में अपनी राय और अपने क्षेत्रीय पीएफ कार्यालय का नाम जरूर दर्ज करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं आपका साथी नवीन चंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।